जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बुशरा हशमत है। आई एम डर्माटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन एट ली लोटस क्लिनिक DHA2 इस्लामाबाद। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम खैबर मेडिकल कॉलेज और उसके बाद आई डिड माई ट्रेनिंग फ्रॉम MH रावलपिंडी in 2014, and since then alhamdulillah I've been doing the procedures and all these aesthetic procedures also and all the practice of dermatology. आज हम PRP एक्सप्लेन करेंगे। PRP stands for platelet rich plasma treatment. इसको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यूज़ किया जा रहा है। डर्माटोलॉजी वाले भी कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स वाले भी कर रहे हैं, आई वाले से डेंटिस्ट भी। PRP बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है स्किन में। डर्माटोलॉजी में हम बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं जो कर रहे होते हैं उनमें भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे CO2 लेज़र के साथ या स्कारलेट RF के साथ। एंड PRP इट्सेल्फ बहुत अच्छी स्किन रिजुविनेशन के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए, रिंकल्स के लिए जो है इसको हम करते हैं। PRP में हम मैं पर्टिकुलरली PRP अलोन भी करती हूँ, और जैसे हम लोग कॉकटेल बना लेते हैं तो उसमें डिफरेंट सीरम्स यूज़ करते हैं। स्कार्स के लिए भी सीरम्स होते हैं। अगर हम डार्क सर्कल्स के लिए कर रहे हैं तो डार्क सर्कल्स के डिफरेंट सीरम्स आते हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं और उनको हम जो है मिक्स भी कर सकते हैं PRP के साथ। इसमें जो आज हम सीरम्स यूज़ करेंगे PRP में मिक्स करेंगे, उसको हमें स्पॉन्सर किया है IT फार्मा वालों ने, और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें इन बायो रीजन है, इन बायो फेस जो PRP में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा इनके इन बायो वाइट, इन बायो शाइन जो कि हम हाइड्रा फेशियल्स में भी यूज़ करते हैं। एंड सिमिलरली दे हैव गॉट इन बायो हेयर जो कि अगेन स्कैल्प की PRP में यूज़ हो जाता है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पेशेंट को नंबिंग क्रीम लगाई हुई है। इनका हमने आज फेस PRP करना है। विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द PRP स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग द ब्लड सैंपल एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन। नंबिंग क्रीम ऑलरेडी इनको लगी हुई है। हमारे साथ मेरी असिस्टेंट हैं अमरीन, काइंडली प्लीज़ आप इनिशिएट करें। इसके भी छोटे छोटे से टिप्स थे। ब्लड में पहले भी ले सकती थी, लेकिन थोड़ा सा बताने का मकसद जो था वो ये है कि जब हम ब्लड सैंपल ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो हमारा ले आइए, आप ले आए, ट्यूब्स का है। एक तो हम जो यूज़ कर रहे हैं ट्यूब्स, वो हम PRP की ये वाली ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सोडियम सिट्रेट ऑलरेडी होता है और हमने 8 ml जो है ब्लड इसमें लेना है, तो ये टोटल आपका 10 ml हो जाता है, ठीक है। 2 ट्यूब्स हम लेंगे और जिस वक्त हम इनको प्रिक करेंगे तो ट्यूब में चूँकि ये वैक्यूम होती है तो प्रिक का बड़ा ख्याल रखना है हमने। इसके 2 तरीके हैं। एक तो जब हम प्रिक करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि ब्लड जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्यूब में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा बटरफ्लाई में। एक मिनट, अगर आप इसको भी हटा दो, आप सिर्फ फ्लोट करें, ये लगाएं, हाँ, क्योंकि एट टाइम्स हम इसको जब हम कनेक्ट कर देते हैं और कई दफ़ा वो अगर पिक नहीं भी हुआ होता, प्रिक नहीं हुआ होता सही तरीके से, तो उसमें ब्लड नहीं आता। तो अगर हम उसको फ़ौरन से नीडल को हम निकाल लेते हैं तो इसका वैक्यूम लॉस्ट हो जाता है और फिर आपको आपकी एक तरह से ये ट्यूब मतलब उस तरह से ब्लड को सक नहीं करेगी। या तो हम दोबारा से आप बेटा हटा लेती ना अपने ग्लव्स, चलो ठीक हो गया। एक तो तरीका ये है कि हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने हटा लिया है, ठीक है। अब ये देखें ब्लड आ रहा है, तो ये एक तरीका है कि वी आर श्योर कि हमारा जो ये लगा हुआ है ये अच्छे तरीके से लगा हुआ है। अब अगर हम इसको कनेक्ट कर भी देंगे तो हम काफ़ी श्योर होंगे कि हम इसमें ब्लड हमारा कनेक्ट हो जाएगा आराम से। वो ये देखें, इसको थोड़ा नीचे कर लें आप। ब्लड सैंपल 2 ट्यूब में भी लिया जा सकता है, 3 ट्यूब में भी लिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी
कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। थोड़ा स्लो आ रहा है ये। एयर आ गई थी बीच में। अच्छा टाइट रखें। ये मुझे लगता है नहीं आ रहा है, आ रहा है, स्लो आ रहा है। स्लो और फिर ब्लड सैंपल कलेक्ट करके हम इसको अब सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे। मैं आपको तब तक थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज मशीन का बता दूं कि ये लीजिए आप, कि सेंट्रीफ्यूज मशीन जो हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन है ये बीटीआई की है और इसमें हमें ठीक है, इसका जो प्रोसेसिंग है ये सारा इसमें पहले से ही इसमें सारी प्रोसेसिंग हुई हुई है। इसका टाइमिंग वाली सिलेक्शन हमें मुझे ख़ुद से नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दूसरी वाली भी बता दूंगी। भी मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है। ये इसका राउटर है जिसके अंदर ये जो हम अपनी ट्यूब्स कलेक्ट करेंगे इसमें इसके एक जार के अंदर हम 4 सैंपल्स रख सकते हैं, बट यूजुअली हम एक वक्त में एक ही कर रहे होते हैं। कभी कभी 2 पेशेंट साथ आ जाएं तो हम उनको भी नाम, जिस तरह आप सैंपल के ऊपर नाम जो है वो ज़रूर लिखेंगे और उसके अंदर रखेंगे। अच्छा, इनमें रखने का तरीक़ाकार वही है कि जैसे आप आम सेंट्रीफ्यूज मशीन में दोनों को अपोजिट करके रखते हैं, इसमें भी इसी तरह अपोजिट करके रखना है। जैसे इसमें नंबरिंग हुई हुई है, मेरे पास ये जो अभी इस वक्त है ये नंबर 1 2 3 4 है, तो हम इनको जस्ट ऑपोजिट रखेंगे। और ऑपोजिट पे भी इसमें ये ख्याल रखना है कि अगर मैं आउटर वाले में रख रही हूँ तो मैं दूसरे वाले को भी आउटर में रखूँ, दूसरी ट्यूब को भी दूसरे जार के अंदर, और अगर इनर वाले में रख रही हूँ तो उसको भी मैं इनर में रखूँ, ठीक है। साइड्स पे हमने नहीं रखना है क्योंकि हम सिर्फ 2 ही यूज़ कर रहे हैं, तो आइदर मैं ये आउटर वाला यूज़ करूँगी या मैं ये इनर वाला यूज़ करूँगी। और इसको जो है ना हम जब लगा देंगे तो ये विंग आउट होता है, जब ये मूव करता है तो ये इस तरह से विंग आउट होता है। जो दूसरी मशीन्स होती हैं, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती हैं, उसमें हमें डबल स्पिन करना पड़ता है, इसमें हमें सिंगल स्पिन ही करना है। सिंगल स्पिन में हमारा पीआरपी बन जाता है। जो मैनुअल मशीन्स हैं उसका हमें उसमें हम डबल स्पिन करते हैं। जैसे अभी हमने एक ब्लड ले लिया है और उसको हम पहले 1500 रोटेशंस के ऊपर रख करके 10 मिनट्स के लिए उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। कुछ लोग 10 मिनट्स के लिए करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट्स के लिए भी करते हैं, लेकिन आइडियली जो हम एक टाइम रखते हैं वो ये कि हमने पहले फर्स्ट जो स्पिन देना है वो 1500 रोटेशंस पे आरएमपी पे, और उसको हमने 10 मिनट्स के लिए देना है। देन जब हमारे पास वो प्लाज्मा बन जाएगा तो हम उसकी टॉप लेयर को दोबारा से दूसरी ट्यूब में डालेंगे, और मैं वो ट्यूब आपको दिखा देती हूँ। ये डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं। जो हमारे पास अभी हम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हमें मतलब हम डायरेक्टली इसके साथ ही यूज़ करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब हम मैनुअली यूज़ करेंगे तो सेम ट्यूब होगी, लेकिन हम ऊपर का जो उसका प्लाज्मा है वो टॉप जो है हम ऊपर से उसको सिरिंज के ज़रिए या क्या कहते हैं, जो हमारा ये वाली डिवाइस है, मशीन है, इसमें हमारे पास प्लाज्मा ट्रांसफ़र डिवाइस अवेलेबल होता था, अभी आजकल नहीं आ रहा है। उसमें बड़ा अच्छा सिस्टम होता था कि आप ट्यूब को कनेक्ट कर लेते हो उस डिवाइस के साथ और आप अपने प्लाज्मा को वैक्यूम के ज़रिए उसमें सक कर लेते हैं, तो वो बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन आजकल चूँकि वो अवेलेबल नहीं हो रहा, तो मैं सिरिंज के ज़रिए या वो जो स्पाइनल नीडल होती है उसके ज़रिए प्लाज्मा को मैं ऊपर से टॉप लेयर को उठा लेती हूँ, अगर मुझे मैनुअली करना पड़े, ठीक है। लेकिन राइट नाउ हम इसके साथ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ट्यूब है ये नो एडिटिव ट्यूब है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो जब हम इसके अंदर अपना प्लाज्मा डालेंगे और फिर एग्जैक्टली हम दोबारा उसी तरह इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में ऑपोजिट एक दूसरे के रख के और उसको सेकंड स्पिन देंगे। सेकंड स्पिन, सॉरी मैं आपको गलत बोल गई, पहला स्पिन जो है वो हम फर्स्ट स्पिन जो है हमने
1500 पे दिया है। अब जो हम सेकंड स्पिन देंगे, यस सेकंड स्पिन जो हम देंगे वो 3000 पे देंगे, 3000 RMP पे देंगे, और वो भी 10 मिनट्स के लिए हम देंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एक छोटा सा एक रेड पैलेट सा बन जाता है उसका प्लाज्मा का। हो गया ये, चलिए फिर मुझे एक दे दे, ठीक है। अब देखें, इस तरह कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि आपका ब्लड ज़्यादा नहीं निकला है। अब जैसे इनका जो है मेरे पास एक में 1 आया है और एक में 1.5 आया है, तो हाफ वाला तो मैं इसके साथ बैलेंस नहीं कर सकती। तो देन व्हाट वी डू कि अब ये देखें, ये जस्ट हाफ है, ठीक है, और ये कंप्लीट है, तो ये इसके साथ बैलेंस नहीं होगा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ये है कि हमने कई दफ़ा हमें एक भी यूज़ करना पड़ता है, तो आप एक स्पेयर ट्यूब अपनी जिसमें आप वाटर जो है भर लें, और वो उसको इक्वल क्वांटिटी में आप भर लें ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये अभी हम इसके जस्ट ऑपोजिट रख रहे हैं, एक हमने इधर आउटर में रखा है और ये भी मैं आउटर में रखने लगी हूँ, सही है। और इसको हम स्टार्ट कर देंगे। इसका प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 8 मिनट्स है। 8 मिनट्स के अंदर ये कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा, और हम इतनी देर अपने पेशेंट्स की जो है क्लेंजिंग कर लेंगे, और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि हमने जो सीरम बनाने हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ही ले जाओ, बाहर ले जाओ, उनको वो लगा दिए, सनी प्लास्ट लगा दीजिए। यहाँ तक तो मेरे ख़्याल में सबके लिए इजी होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो अपना PRP बना ही रहे होते हैं और वो उसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, PRP में हमने इसमें 2 बातें हैं कि PRP की जो इनका मैंने ब्लड टेस्ट भी करवा लिया था, और इनका जो प्लेटलेट काउंट है वो ठीक है, इट वाज 2,50,000। और जो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमारा मकसद भी यही होता है कि आपकी प्लेटलेट काउंट जो है उसका लेवल उससे हायर हो, 3 टाइम्स या 6 टाइम्स हायर हो आपका, ठीक है। प्लेटलेट की जो हमारी इस तरीके से हम प्लेटलेट्स का सिर्फ लिक्विड फॉर्म जो हम PRP के लिए यूज़ कर रहे हैं हम ये भी बना सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हम एडवांटेज ये है कि इसका अपना एक हीटर होता है, जैसे कि हमारी एक और कुलीग ने पहले बहुत अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन देती रही हैं, हमारी कुलीग हैं डॉक्टर शाइना, जिन्होंने बायोफिलर के ऊपर भी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस उनकी हो चुकी हैं। तो इसी प्लाज्मा से हम बायोफिलर भी बना सकते हैं, और एक PRP जो PRP होगा वो हम PRP यहाँ के लिए यूज़ करेंगे, और जो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा होगा उससे हम बायोफिलर बना सकते हैं। एंड अगेन इनकी कॉम्बिनेशन में, इस मशीन में हम इनकी कॉम्बिनेशन में हम फिब्रिन मेम्ब्रेन भी बना सकते हैं, फिब्रिन क्लॉट भी बना सकते हैं, जो कि अल्सर्स के लिए की हीलिंग के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। स्किन की ट्रीटमेंट के लिए हम PRP को डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओपन पोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फाइन लाइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन प्लेटिस्मल बैंड में भी हम कर सकते हैं। और इसको पहले स्टेप में अच्छा होता है कि हम इसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर लें। इंजेक्ट हम मसल में भी कर सकते हैं, स्किन में भी कर सकते हैं। स्किन में तो आप अगर डर्मा पेन से करें तो डर्मा पेन के ज़रिए भी स्किन में बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। आई प्रेफर कि हम पहले जो है इंजेक्टेबल करें, क्योंकि पेशेंट को नमनेस भी हुई होती है, और वो हम इंजेक्ट कर लेते हैं। आँखों के इर्द गिर्द भी डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। क्रीम इनको काफ़ी देर से लगी हुई है। अच्छा, क्रीम का रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से रिमूव कर लें।
और अगर कहीं पे शक हो तो ज़रूर उसको क्लेंजिंग कर लें तो बेहतर है, या वेट वाइप्स के साथ भी रिमूव कर सकते हैं। आई प्रेफर क्लेंजिंग कि उसके साथ आपकी जो क्रीम होती है वो अच्छी सी रिमूव हो जाती है, और जब आप डर्मा पेन मूव करते हैं तो वो क्रीम मिक्सचर नहीं बनाती है। अच्छा, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आपके हमारे जो हम इंजेक्ट करते हैं तो ये फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन भी करते हैं, कोलेजन इंडक्शन करते हैं, मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल हैं उनकी भी प्रोलिफरेशन करते हैं, एंजियोजेनेसिस करते हैं। तो इसका मतलब इसीलिए इसको अगर वेम्पायर फेशियल भी कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ माय फेवरेट जिसे कहना चाहिए प्रोसीजर इज़ दिस PRP। पेशेंट्स भी इसके साथ काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं, फीडबैक अच्छे देते हैं, ग्लो अच्छी हो जाती है स्किन की। इनिशियली मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप किसी भी पर्पस के लिए PRP करें तो आई यूजुअली प्रेफर कि हम उसके 3 रेगुलर सेशंस कर लें 4 वीक के इंटरवल से, और उसके बाद हम एज़ पर रिक्वायरमेंट वंस इन 3 मंथ हमने कर लिया। या अगर पेशेंट को स्कार्स बहुत ज़्यादा हैं देन आई प्रेफर कि हम पहले हम स्कारलेट RF कर लें और उसके बाद उसी सेम सेशंस में PRP कर लें। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में PRP को मैंने बहुत अच्छा पाया है, स्कारलेट के साथ भी और CO2 लेज़र के साथ भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेशेंट ने कंप्लेन की हो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि आफ्टर CO2 हम उसको बियर नहीं कर सकते, या आफ्टर स्कारलेट हम उसको बियर नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में तो हम आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि खाली CO2 करें, उसके साथ हम वो ना करें, PRP ना करें। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास है IT फार्मा का बायो रीजन जो मैं इनके लिए यूज़ करूँगी, और इसके साथ ही मैं ये इन बायो वाइट है ये भी मैं कॉकटेल में यूज़ करूँगी। लेकिन दी सीरम्स चूँकि ये इंजेक्ट नहीं हो सकते, हम इसको ज़्यादा डर्मापेन मेसोथेरेपी के साथ में यूज़ करती हूँ। कुछ सीरम्स होते हैं जिनके बारे में है कि जो इंजेक्ट हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं, हम PRP के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा थिक होता है, और ख़ास तौर पे ये एक और है, ये भी आई प्रेफर टू डू HA लिफ्टिंग। अब ये HA लिफ्टिंग को यूजली हम इसको कंबाइन कर लेते हैं HV लिफ्टिंग के साथ। इसका एक छोटा सा ये रहा, ठीक है, ये HV लिफ्टिंग है और ये HA लिफ्टिंग है। तो हम इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेते हैं। मैं भी इनको प्रिपेयर कर लेती हूँ अपनी अलग सेपरेट सिरिंज में, ताकि हम इनके ऊपर यूज़ कर सकें। 3 cc की सिरिंज में ले रही हूँ। इन बायो वाइट जो है ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ये इसका पाउडर फॉर्म है। इसमें हम तकरीबन 8 ml जो है नॉर्मल सलाइन डालते हैं, तो ये आपकी वाइल तैयार हो जाती है। और ये ऑलरेडी मेरे पास इसका प्रिपेयर्ड है, ठीक है, और ये इन बायो रीजन है। ओके,
अच्छा, ये मैं इसलिए सेपरेट सिरिंज में ले रही हूँ कि पीआरपी की जो सिरिंजेस होती हैं उनको मैं इनके साथ बहुत दफ़ा मिक्स नहीं भी करती, और कई दफ़ा ये थिक इतना होता है कि इसको लाइक सक करने में टाइम भी लगता है। सो बेहतर है कि हम सीरम्स को पीआरपी की जो सिरिंज है उससे सेपरेट रखें, और अगर हमने मिक्स करना भी है तो पहले हम सीरम ले लें और उसी में फिर बाद में हम पीआरपी जो है अपना ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा लेने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इक्वल क्वांटिटी में लेना है HA लिफ्टिंग और HV लिफ्टिंग। तो ये मैंने अभी सिर्फ 0.5 लिया है। और इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये HA लिफ्टिंग और HV लिफ्टिंग जो है ना, ये ज़्यादातर हम एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिंकल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मीज़ोथेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं एज़ इट इज़। इसको हम हमारा इस मशीन की भी आवाज़ आ गई है, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक हो गया। ओके, ये नज़र आ रहा है, इसमें क्लियर आ रहा है। ये अब जो हमारे पास ये टॉप लेयर है, ये नीचे सारा ब्लड कलेक्ट हो गया है। ये इसके ऊपर एक वाइट बफ़ी लेयर है जो कि वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें होते हैं ल्यूकोसाइट्स, और ऊपर जितना भी है ये सारा प्लाज्मा है। अब इस पे इस वाली जो हमने मशीन में यूज़ किया है, तो इसका फ़ायदा जो एंडोरेट है, इसका नाम है एंडोरेट PRGF। इसमें ये है कि हाफ़ एंड हाफ़ हम इसको डिवाइड करते हैं। जो अपर हाफ़ है वो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है, F1 जिसको हम कहेंगे, और जो लोअर हाफ़ है F2, ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। इसमें 1/3 और 2/3 वाला सीन नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको दूसरी सेंट्रीफ्यूज मशीन में लेना है तो हम ये सारा का सारा स्पाइनल नीडल के ज़रिए भी ले सकते हैं, हम अपनी आम ये 3 cc वाली सिरिंज के ज़रिए भी इसको ले सकते हैं। अच्छा, हम एक बात मैं और बताऊं आपको कि जब हम 5 cc वाली सिरिंज लेते हैं और इसको हम ओपन करते हैं और जब हम इसको अलग करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दफ़ा 5 cc की जो सिरिंज होती है ना, वो इधर फंस जाती है, उसमें अंदर नहीं जाती। तो उस हिसाब से ये 3 cc की सिरिंज जो है ना, ये अच्छी रहती है ये अंदर जाने के लिए। और एल्स बेस्ट यही है कि हम इसके साथ सिरिंज के साथ स्पाइनल नीडल लगा लें। ठीक है, उसमें हम अपना जो PRP है, प्लेटलेट पुअर है, ये ऊपर वाला F1 जिसको कहते हैं, F1 वाला पोर्शन, इसको हम अलग सिरिंज में निकाल लें। दिस कैन बी यूज्ड फॉर द बायोफिलर, क्योंकि ये प्लेटलेट पुअर है। और दूसरा टिप इसका ये है कि हमने सिरिंज से सक जब हमने करना है तो ऊपर से हमने नीचे की तरफ जाना है। कई दफ़ा हम डायरेक्टली नीचे की तरफ चले जाते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम जो है ले लेते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है, बट इट्स बेटर, मैं भी आपको करके भी दिखाती हूँ। ये रैक नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, ये मैंने ये 3 cc की सिरिंज निकाली है और मुझे इसमें फ़र्स्ट हाफ़ को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, नॉर्मली ये 4 ml बनता है, जिसमें से 2 ml फर्स्ट F1 होता है और 2 ml जो होता है वो नज़र आ रहा है, ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये प्लाज्मा की टॉप लेयर है और इससे थोड़ा सा नीचे मैंने रखना है और इसको ट्यूब की जो इसकी साइड है उसके साथ सिरिंज को मैंने स्टैटिक रखना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सक करना शुरू करूँगी और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी जाऊँगी।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। अभी ये 0.5 ml हो गया मेरा, ये 1 ml हो गया। चूँकि हमारा प्लाज्मा इसमें थोड़ा कभी कभी ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी प्लाज्मा कम हो जाता है, तो अभी ये तकरीबन 1.5। अब ये तकरीबन हाफ़ एंड हाफ़ है, क्योंकि ये इनका 1.5 मैंने बाहर निकाल दिया है, विच इज़ प्लेटलेट पुअर। ठीक है, इसको हम एक तरफ कर देते हैं क्योंकि हमने इसको अभी यूज़ नहीं करना। दो कि हम इससे अपना बायोफिलर भी बना सकते हैं, हम इससे जो जेल होती है टू बी यूज्ड इन अल्सर्स वो भी बना सकते हैं। और इन्हीं की कॉम्बिनेशन में डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती हैं, चूँकि मैं उसको इस तरह यूज़ नहीं करी, बट आई नो हाउ टू मेक इट, कि हम उसमें इसका पोर्शन लेते हैं, इसका पोर्शन लेते हैं, मिक्स करते हैं और फिर हम उसको हीटर में रख के उससे फिब्रिन मेम्ब्रेन भी बना लेते हैं। सो ये भी हम सेपरेट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो पोर्शन बचा है दैट इज़ PRP। इसको भी हम इसी तरह से उठाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। आई एम नॉट यूजिंग दी प्लेटलेट ट्रांसफ़र डिवाइस, क्योंकि मेरे पास वो अभी है भी नहीं, और अभी काफ़ी अरसे से सिंस आफ्टर द कोविड वो जो उसकी किट आती थी इसके साथ ओरिजिनल, वो एटलीस्ट मुझे जो है वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी। मगर ये कि ये इट्स इक्वली गुड, और उसमें आपका टेक्निक होती है कि आपने सक करते वक्त ख्याल करना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है ये। ओके, अब हम इसके मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो मैं इसी सिरिंज के साथ ही इसको यूज़ कर सकती हूँ, इसके आगे मैं छोटी डर्मल नीडल लगा के और हम इसको इनके पूरे फेस पे इंजेक्ट करेंगे, एंड दैट आई विल डू राइट नाउ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो इंसुलिन सिरिंज है, इंसुलिन सिरिंज से मैं इनके आइज़ के इर्द गिर्द इंजेक्ट करूँ, विच विल बी यूज फॉर द डार्क सर्कल ऑल्सो। अच्छा, इसको हम इसको हम ना थोड़ा सा मैं इस तरह करूँगी कि थोड़ा सा मैं इंसुलिन सिरिंज में ले लूँगी, और हम इस तरह से ऊपर से भी ले सकते हैं इसको। अच्छा, इंसुलिन सिरिंज मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ अबव द आइज़, कि उसको ना इंजेक्ट करना ज़रा ज़्यादा आसान होता है। थोड़ा सा मैं इसमें से ले लूँ, रह गया इसमें। अच्छा, जब हम इनको आइस के इंजेक्ट करेंगे ना, तो ऑलरेडी इनकी नमनेस हुई हुई है, बट स्टिल अगर हम वाइब्रेटर यूज़ करना चाहें तो वाइब्रेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले ही प्लास्टिक का वो लगा दिया, ताकि हम डिफरेंट पेशेंट्स को यूज़ करते हैं। क्लीन तो वो है, बट स्टिल तो हम वाइब्रेटर के साथ भी कर सकते हैं। अगर इन्हें पेन हुआ तो फिर मैं वाइब्रेटर के साथ करूँगी, बट अदरवाइज़ इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रेच कर लें, और कुछ लोग ब्लब्स बनाते हैं, ब्लब्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बिल्कुल इंट्राडर्मली जाएं, स्ट्रेट, आहिस्ता आहिस्ता। और आहिस्ता आहिस्ता निकालें। जितनी आहिस्ता सिरिंज आएगी और जितनी आहिस्ता हम निकालेंगे, ब्लड ऊज आउट नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत तेज़ी से ज़रूर कोई ना कोई इशू हो जाता है, ब्रूज बन जाता है। कोई पेन हुआ है आपको? अच्छा, जिस जगह पे ये ब्लब बन गया है, हम इसी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि इसी के एज से जहाँ पे ये ब्लब बन गया है, हम एक और ब्लब बना लें। ठीक है, इसी तरह हम इनकी 3 लेयर्स में करेंगे। अपर लेयर में, या एटलीस्ट 2 लेयर ज़रूर करेंगे, एक अपर लेयर, एक मिडल लेयर। बाज़ लोगों के यहाँ तक होते हैं, तो
तो उसमें फिर हम इधर भी इंजेक्ट करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये अगर थोड़ा सा जूम करें कैमरे को। अभी ठीक है? जी अब बेहतरीन है। अच्छा, ये देखें जहाँ जहाँ हमने इंजेक्ट किया ना वहाँ पे इनके ये ब्लब्स भी बन गए। एक हल्का सा आपको पता चलता है शेड जो है ना वाइटिश सा शेड हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, आपको ब्लड नज़र आया है यहाँ पे, ठीक है। फर्दर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इंजेक्ट करना है। देखेंगे अभी थोड़ा बहुत ऊजिंग हो सकती है, वो आपका ठीक हो जाएगा। इसको हम प्रेस करके रखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने नहीं बताया वो है एक्टिवेशन विद कैल्शियम क्लोराइड। वो मैंने इसलिए नहीं किया कि पहले हम बिल्कुल करते थे और मैं अभी भी करती हूँ, जहाँ ज़रूरत हो तो हम करते हैं, लेकिन जब हम स्किन में डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं तो हम कैल्शियम क्लोराइड की एक्टिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये इंजेक्ट होकर अंदर जाता है तो स्किन में कोलेजन होते हैं जो इसको दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। अदरवाइज़ आपको मैं इसका रेशियो बता देती हूँ कि किस रेशियो से हम इंजेक्ट करेंगे। आई जस्ट मिस्ड इट। ये देखें ब्लड ऊज आउट हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इनको कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारे पास ट्यूब है, एक्टिवेटर ट्यूब, ठीक है। दिस इज़ एक्टिवेटर ट्यूब और इसके अंदर 0.5 ml कैल्शियम क्लोराइड है। अच्छा, अगर तो प्लाज्मा हमारे पास इतना है, क्योंकि इसका भी अगेन जो मैं आपको बताती हूँ, आपने इंसुलिन सिरिंज के ज़रिए अगर आप करते हैं तो आपको ये आइडिया अच्छा हो जाता है कि हमने लेना कितना है, ठीक है। और आई थिंक इतना नीचे जाएगा नहीं। अच्छा, इसका तरीका ये है कि जो इसके कैल्शियम क्लोराइड, या तो आप पूरा प्लाज्मा, जो मैंने ये भी बनाया हुआ है यहाँ पे, ये मेरे पास है, मैं इंजेक्ट करने से पहले इस ट्यूब के अंदर डाल दूँ और इसको मिक्स कर दूँ। ये कैल्शियम क्लोराइड वाली ट्यूब है, मैं ये पूरा का पूरा इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स कर देंगे हम, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ये इसको हमने क्यों यूज़ किया है कि जब हमने ब्लड लिया था तो उसमें एंटीकोगुलेंट था और अभी कैल्शियम चाहिए प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन के लिए, तो उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए हम ये कैल्शियम क्लोराइड का जो है ना यूज़ करते हैं। आप इसमें पूरा का पूरा अपना ये डाल दें और फिर आप जो है दोबारा से इसको, लेकिन जब आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ तो इसको ज़्यादा देर हमने रखना नहीं है, इसको फिर हमने साथ साथ इंजेक्ट करते जाना है। और अभी मैंने इसलिए नहीं इनके इसमें ऐड किया क्योंकि बहुत इस पे हम लोगों का काफ़ी सारे डॉक्टर्स का इस पे कंसेंसस है कि जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही पीआरपी आपका अंदर जाकर कोलेजन इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, अदरवाइज़ रेशियो क्या होगा अगर हमने इस प्लाज्मा को एक्टिवेट करना है। अब ये मेरे पास है 2 ml। 2 ml के लिए मुझे 1 ml के लिए मुझे 2 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, यानी अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड ले रही हूँ तो हमें इस सिरिंज के 2 यूनिट्स चाहिए होंगे। तो इस 2 ml के लिए आई नीड 1 2 3 and 4, ठीक है। ये मैंने 4 पे मैं ले आई हूँ इसको, 1 2 3 and 4, ठीक है। हमें कैल्शियम क्लोराइड का ये जो रेशियो है, जो हम इस मशीन के साथ, जो हमें एक इसके प्रोटोकॉल्स में बुकलेट में या जो मैनुअल जो है उनका उसमें बताया गया, उसमें यह है कि आपने 2 यूनिट्स कैल्शियम क्लोराइड के लेने हैं फॉर 1 ml ऑफ प्लाज्मा। अच्छा, उनको बता दें। जी जी, एक बार बता दें आप भाई, मीटिंग को रीजॉइन कर दें। मीटिंग को हम रीजॉइन कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये
ज्वाइन हो गया? रेडी? जी मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं बता रही थी कि कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब मिलती है। आप इसमें 0.5 ml जो है कैल्शियम क्लोराइड है, जिसके हिसाब से हम इसमें आराम से तकरीबन, यानी ये आपका 0.5 इतना ही हो गया, हम आराम से 2 ml इसमें डाल सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये जो 40 यूनिट्स हैं, ये 40 यूनिट्स बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड के हैं। हमने 1 ml प्लाज्मा को एक्टिवेट करने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लेने हैं, जो कि ऑलरेडी इसमें 0.5 ml है। तो हम आराम से 2 ml या 2 से थोड़ा 2.5 ml तक हम आराम से ले सकते हैं इसमें। ठीक है, 2.5 ml प्लाज्मा आपका आ जाएगा और एक्टिवेट करने के बाद हम इसको फिर इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे। और अभी मैंने इनकी सिर्फ अभी हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड पे किया है। लेफ़्ट साइड में लेटर ऑन इनका कंप्लीट करूँगी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि साथ ही मैंने इनका फेस के ऊपर भी इंजेक्ट करना है। अभी जो हम इंजेक्ट करेंगे ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ मीज़ोथेरेपी। ठीक है, ये PRP मीज़ोथेरेपी। और इसमें हम नीडल जो मैं चेंज कर रही हूँ, इनकी डर्मल नीडल है मेरे पास। 2 तरह की नीडल्स हैं जो आसानी के साथ मैं यूज़ कर सकूँ। आसानी से मैंने इसलिए कहा है कि कभी कभी जब हम नीडल खोलते हैं ना, तो उसकी जो कटिंग है ना, वो इतनी शार्प नहीं होती है। वो फिर जब हम पेशेंट को लगाने लगते हैं तो वो पेशेंट को फंसती है या पेन करती है। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन 30 गेज की है, ये 4 mm नीडल है ये। ठीक है, वेरी इजी टू इंजेक्ट, पेशेंट को पेन भी नहीं होता। ऑलरेडी नमनेस इनको हमने काफ़ी अच्छे टाइम के लिए लगाई हुई है। ठीक है, ये नीडल है एंड आई एम गोइंग टू इंजेक्ट इट। पीछे वजह से पीछे कहीं। अच्छा, इनके ओपन पोर्स भी हैं और इनके यहाँ पे ये जो स्पॉट्स बने हुए हैं इसके लिए भी। तो ओपन पोर्स के लिए तो बेहतर है कि मैं डायरेक्ट ही इंजेक्ट करूँ, और बाकी जो स्पॉट्स हैं उस पर फिर हम ये जो इन बायो वाइट जो मेरे पास है उसके साथ में डर्मा पेन के साथ में करूँगी। ठीक है, तो 1 मिनट। थोड़ा थोड़ा सा इंजेक्ट करना है। पेन हो रहा है? थोड़ा सा पेन हो सकता है आपको, कोई इतनी इशू की बात नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा हो तो मुझे बताएं, फिर हम डर्मा पेन से ही कर लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इंजेक्ट कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली जितना आराम से जाएंगे पेशेंट को पेन कम होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट हम इनका चीक्स वाला एरिया कवर करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, अदर साइड्स पे कर लेते हैं। जहाँ अगर कहीं ऊज़ आउट हो जाए तो चंद सेकंड्स के लिए अगर आप उसको उसी वक्त प्रेस कर दें तो इंशाल्लाह ब्रूज़ नहीं बनेगा। और इन द मीन टाइम, चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो हम उसको साथ साथ प्रेस रख के मैं इनको बाकी एरिया में, इनका मैंने असल में लास्ट टाइम जो PRP किया था ना, वो डर्मा पेन से किया था। तो सिर्फ आइस के इर्द गिर्द इंजेक्ट किया था, फेस पे इंजेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अभी मेरे पास थोड़ा सा ये बच गया है जिसको मैंने खुद अभी रखा है, क्योंकि मैंने इनके आइस के इर्द गिर्द करना है। एक तो मैंने इंसुलिन सिरिंज के साथ किया था और इसके साथ भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस ये कि फिर हमें अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि इंसुलिन सिरिंज में तो हम देख रहे होते हैं साथ साथ कि कितना हमने यूनिट इसमें ब्लेब्स बनाते जाना है साथ साथ। ठीक है,
ठीक है, थोड़ा सा इधर करना है। अच्छा, मेरा हाथ आपके आगे आ रहा होगा क्योंकि मैं एक्चुअली इसको ना स्ट्रेच कर लेती हूँ। स्ट्रेच करने से ये होता है कि लगाना आसान होता है, पेशेंट को पेन भी नहीं होता और आपको अपनी एक लाइन में आप चलते चले जाते हो। स्ट्रेच कर लेना अच्छा होता है। ठीक है, अभी भी मैं इनका दोबारा से स्ट्रेच कर रही हूँ। ठीक है, तकरीबन हमने इनका ये अपर आईलिड कवर कर लिया है। ये थोड़ा सा रह गया है। चलिए, अब हम बाकी जो है वो अपना डर्मा पेन के साथ करेंगे। थोड़ा सा ऊपर हो जाने दो। कवर हो रहा है। ऐसे करना प्लीज़। डर्मा पेन के लिए मेरे पास जो है बहुत थोड़ा सा पीआरपी बचा है, तो वो मैं जो है साथ साथ हमने चूँकि सीरम भी करने हैं वो निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो कोई इतना इशू नहीं है, हम सीरम के साथ जो है कर लेंगे। और आपने देखा है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वाइब्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके बगैर भी हम इसको मैनेज कर लिया है। ओके, सो वी विल टेक द डर्मा पेन नीडल। आई यूजुअली प्रेफर 12 नीडल्स, नॉट 36। 36 भी आप कर सकते हैं, जो आपकी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी चार्ज हुआ हुआ है। अच्छा, डेप्थ, डर्मा पेन की डेप्थ जो है ये बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि हमने कितनी डेप्थ पे रखना है। जब हम फोरहेड के ऊपर फोरहेड लाइंस को हम करें, अच्छा ये तो चूँकि यंग पेशेंट हैं इसलिए मैंने इनकी लाइंस के ऊपर इंजेक्ट नहीं किया है। जो ज़रा ओल्ड एज की पेशेंट होंगी हम पीआरपी ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि हमने उनकी लाइंस पर, रिंकल्स के ऊपर, जो क्रोज फीट हैं, जो नेज़ोलेबियल हैं, इवन प्लेटिस्मल बैंड्स पर, हम प्लेटिस्मल बैंड्स पे भी पीआरपी इंजेक्ट कर सकते हैं मसल्स में विद गुड रिजल्ट्स। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको जितना अर्ली पेशेंट आ जाता है एजिंग साइन के साथ, उतनी ही जल्दी हम पीआरपी के साथ उनको उनके एजिंग साइंस को डिले कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो पेशेंट्स लेट आएंगे, जिनके रिंकल्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं, तो ऑफ़ कोर्स हमें फिर बोटॉक्स या फिलर्स, इस तरह के थ्रेड्स, दूसरी ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। सो राइट नाउ मैंने, चूँकि इनका इस तरह कोई इशू नहीं है रिंकल्स वाला, तो मैंने इनके फोरहेड पे या इनके नेज़ोलेबियल्स पे या इनके प्लेटिस्मल बैंड्स पे या नेक लाइंस पे मैंने इंजेक्ट नहीं किया है। ओके, डेप्थ के लिए हमारे पास चूँकि चीक्स पे हमारे पास एरिया ज़्यादा अच्छा होता है, हम यहाँ पे 3 mm तक भी जा सकते हैं, 2.5 mm तक भी जा सकते हैं। और फोरहेड पे यूजली आई प्रेफर 0.5, 0.25। ठीक है, इससे ज़्यादा करें तो पेशेंट को हर्ट करता है और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जहाँ पे बोनी एरिया आता है, अगेन नीचे के एरियाज़ पे, नेक पे हम 2 पे भी कर सकते हैं। देन कम्स दी कि हमारी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए। तो मूवमेंट में हम इसको 3 पासेस देंगे यूजुअली। अभी जैसे मैं इसको 2 के ऊपर स्टार्ट कर रही हूँ, और अगर आपको पेन फील हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है निदा, आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये हमारे पास ये HV लिफ्टिंग वाला है जो मैंने अभी आपके सामने लिया था। तो ये मैं इनके लिए HA लिफ्टिंग वाला यूज़ कर रही हूँ। ड्रॉप बाय ड्रॉप मैं इसको ड्रॉप करूँगी चीक्स के ऊपर। ठीक है, 0.5 के करीब या थोड़ा ज़्यादा भी, जितना हमें चाहिए हो। अच्छा, इनिशियली हमें 3 इसके पासेस करने हैं। इनको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको 1.5 पे कर देती हूँ।
हम इसको हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे। फिर इसको हमने वर्टिकल लेकर आना है। मैंने इनके आइज़ कवर नहीं किए, जस्ट 1 मिनट। आई यूजली द कवर द आइज़ ऑफ द पेशेंट। ठीक हो गया। फिर हमने इसको वर्टिकली लेकर आना है और थर्ड पास जो होगा हमारा वो डायगनली होगा। अच्छा, ये 3 पासेस एज़ पर जो प्रोटोकॉल्स दिए हुए होते हैं डर्मा पेन के साथ, ये काफ़ी हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग को कोशिश यही होती है हमारी सबकी कि हम इसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लें। जो हम सीरम हमने ड्रॉप किया है उसको हम अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम थोड़ी सी स्टैम्प टेक्निक भी करते हैं। जैसे कि अगर हमें ये है, यहाँ पे है ये बायो रीजन, ये रीजन जो है मैं यूजुअली स्कार्स के लिए यूज़ कर रही होती हूँ, और इसी तरह हम इन बायो फेस भी मैं यूज़ करती हूँ जस्ट फॉर स्किन रिजुविनेशन के लिए। जैसे अभी मैंने HA लिफ्टिंग और HV लिफ्टिंग यूज़ किया है, इसी तरह इन बायो फेस भी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब रीजन के लिए ज़रूरी है, या इवन इसके लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम इसको एब्जॉर्ब करें। और जब हम इसको स्टैम्प टेक्निक करते हैं, स्टैम्प का मतलब है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इसको, जैसे आप स्टैम्प लगाते हो किसी चीज़ को, तो हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और इसको बेशक आप थोड़ा सा इस तरह से, ये जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये आप देखें छोटी छोटी सी ये पिन पॉइंट ब्लीडिंग जो है इनकी होगी। इस आप ज़रा करीब नज़र आ रहा है तो करीब करें। अभी इनके फेस पे सीरम है और इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने के लिए जस्ट स्टैम्प टेक्निक, इसको स्टैम्प टेक्निक भी कहते हैं, कि जिसके ज़रिए हम इसको, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। एंड अगेन फॉर फर्दर, चूँकि इनके कोई स्कार्स बहुत ज़्यादा नहीं है, येस ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स के लिए अगेन आई विल गो फॉर द सेम, कि हम हल्का हल्का सा स्टैम्प करें, पिन पॉइंट्स बनाएं। और यही पिन पॉइंट टेक्निक हम रिंकल्स के लिए भी करेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं करना, इतना एग्रेसिव ना हो कि पेशेंट को पेन हो। ये इनका PRP भी मेरे पास अभी है, ये मैं थोड़ा सा ये भी डालती हूँ। ये हम उसके साथ भी कर सकते थे और इसके साथ भी करेंगे। इसके साथ साथ हमने नेक को भी टारगेट करना है, थोड़ा सा हम नेक पे भी करेंगे, लेकिन पहले मैं फेस कंप्लीट कर लूँ। वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। अभी मैं 1.5 पर हूँ, इसकी जो डेप्थ है वो 1.5 mm है, और मैंने कम से कम 3 पासेस इनके, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगनल के 3 सेट मैंने किए हैं तकरीबन। कुछ लोग ऐसे सर्कुलर मूवमेंट्स को भी प्रेफर करते हैं, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब जब हम, अभी मैं इनका दूसरा फेस नहीं कर रही, आपको बताने के लिए अब हम फोरहेड पे थोड़ा सा कर लेते हैं। तो फोरहेड पे हम इसको 0.5 या 0.25, आई वुड प्रेफर कि इन बिटवीन रख लें, 0.5 एंड 0.25 के दरमियान में। और यस, HV लिफ्टिंग हम करेंगे। पहले ड्रॉप कर लें लिक्विड को, और अगेन सेम पैटर्न हम लेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। हो रहा है, कवर हो रहा है, ठीक
ठीक है, साइड्स इनकी रह गई हैं, साइड्स को भी हम कवर कर लेंगे। इसी में हम पीआरपी भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हमारा वो पीआरपी कम हो गया था तो मैंने उसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो अदरवाइज़ हम इसी में पीआरपी मिक्स करें। ये जो भी हम कर रहे हैं इस वक्त मैंने खाली HV यूज़ किया है, विच इज़ लाइक डर्मापेन मेसोथेरेपी। अगर हमने खाली डर्मापेन मेसोथेरेपी करनी हो, पीआरपी नहीं करना, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जहाँ पे एक्ने स्कार्स होंगे वहाँ पर हम इससे ज़्यादा जो है खूनम खून करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा खून बहाएंगे, थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा करेंगे। ओके, मैं डेप्थ अपनी दोबारा इंक्रीज़ कर दूँ। हम 2 पर आ गए हैं। लग तो नहीं रहा आपको? धीरे बोलो। तो ये हमने अपना हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल एक सेट पहले कर लिया। अभी ये मैं दूसरा करने लगी हूँ। ठीक है, इसी में हम थोड़ी सी स्टैम्प टेक्निक करेंगे। एंड देन a little bit of PRP left. हम डर्मा पेन के ज़रिए भी अपर आईलिड्स को भी और लोअर आईलिड्स को भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब डार्क सर्कल्स के लिए ना नीचे भी इंजेक्ट करना होता है। इसमें मैं थोड़ा सा इंजेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। टेक्निक वही है, स्ट्रेच करना है और हल्का हल्के से ब्लब्स बना लेने हैं उसके नीचे। ठीक है, सीधा करें, अपर लिप्स टाइट करें। अपर लिप्स पर अगेन हमें अपनी डेप्थ बहुत कम रखनी है, नोज़ पर भी और अपर लिप्स पर भी। जी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो साथ साथ बताते जाएं, क्योंकि कोई बात अगर समझ नहीं आई हो, कुछ मैंने रिपीट करना हो तो बताइए। मैम, डार्क सर्कल्स के लिए कौन से लेयर में इंजेक्ट करना है हमें पीआरपी? सॉरी, डार्क सर्कल्स के लिए कौन से लेयर में इंजेक्ट करना है पीआरपी? इंट्राडर्मल कर रही हूँ मैं। ये जो मैंने किया था मैंने बिल्कुल सीधा छोड़े, रिलैक्स हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा और करके दिखाती हूँ लोअर में। जी मैम। दो कि ये हमारे पास जो है ये दिस इज़ नॉट पीआरपी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंजेक्ट करके दिखाती हूँ। और मैम, सीरम्स कौन से बताए थे आपने? सीरम आई के लिए तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें रिजूव भी है, उसमें फ्यूजन आउट भी है। ये फ्यूजन आउट का थोड़ा सा आई विल टेल यू वन थिंग, मैं दिखाती हूँ आपको। ये फ्यूजन आउट है, ये हम इन कंपनी का नहीं, दूसरा है। लेकिन ये सीरम बहुत इरिटेटिंग है। इसको कोशिश करें कि अलग से सेपरेटली यूज़ ना करें, ऑलवेज़ इसको मिक्स करें पीआरपी के साथ। मैंने इसलिए अभी नहीं इनको लगाया कि ये मैं पीआरपी मेरा थोड़ा था, इसको मैंने मिक्स नहीं किया। बहुत इरिटेटिंग है, ठीक है। अगर आपने इसको मिक्स करना भी है, लगाना भी है, तो आप इसको डाइल्यूट करके लगाएं नॉर्मल सलाइन के साथ। लाइक अगर आपने ये
सॉरी 0.5 लाइक सिरिंज इसमें ले, हमेशा इंसुलिन सिरिंज में लें। 0.5 आप फ्यूजन आउट ले लें और उसमें आप तकरीबन 0.3 जो है नॉर्मल सलाइन ले लें, या 0.2 नॉर्मल सलाइन ले लें, और 0.1 आप लिग्नोकेन ले लें। लिग्नोकेन ना भी लें, अगर आप अच्छा सा डाइल्यूट कर लेते हैं 0.3 के साथ, 0.4 के साथ, तो ये इरिटेट नहीं करेगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ अपने PRP को यूज़ करें फॉर डार्क सर्कल्स के लिए, या रिजूव जो है वो भी बहुत अच्छा है डर्माक्वेल का। आई डोंट हैव राइट नाउ, बट वो भी बहुत अच्छा है, मैंने उसको भी यूज़ किया हुआ है। और जो आप टेक्निक की बात कह रही थी, तो अगेन आई प्रेफर को डाइल्यूट करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती? मैंने क्योंकि डायरेक्ट वैसे ही इंजेक्ट किया हुआ है। डर्माक्वेल रेड्यू पाई जो है जी, डर्माक्वेल वाले को नहीं, डर्माक्वेल को मैंने डाइल्यूट नहीं किया, मैंने कभी डाइल्यूट नहीं किया। लेकिन अगर आपको कभी लगे कि पेशेंट को उससे इरिटेशन हो रही है तो थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर ये वाला तो पेशेंट को एक्चुअली उसको बाद में पेन की कंप्लेन उसने की थी कि बाद में हफ्ता 10 दिन उसको पेन रही है उस हैवीनेस एरिया में ना होगी, टच करने पे। और हैवीनेस होगी, थोड़ी सी हैवीनेस होगी। अभी आप देखें, अभी इनका ऊपर का तो ऑलमोस्ट, अगर आप अब मैं आई एम नॉट श्योर, ज़रा सा आप आगे उठो, आंखें बंद करो, ये देखें जहाँ जहाँ हमने इंजेक्ट किए हैं ना, वहाँ पे वाइटिश पता चलता है कि इस जगह पे इंजेक्ट हुआ है PRP। सिमिलरली अभी मैं इनका नीचे लोअर में करने लगी हूँ। अच्छा, लोअर के लिए अगेन ये 4 mm वाली भी ओके है, बट सम हाउ आई प्रेफर लोअर के लिए दिस ये 13 mm वाली, ठीक है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये हो जाता है 13 mm वाली का, चाहें तो आप दोनों को उसी से यूज़ कर सकते हैं कि आप ना थोड़ा सा ज़्यादा एरिया को एक ही प्रिक में कवर कर लेते हैं। लाइक अभी ये मैंने 13 mm का लगाया है, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी है। अच्छा, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और मैं आगे तक चली जाऊँगी, जैसे हम फिलर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमने बहुत सुपरफिशियल देना है। ये आई एम गोइंग टू गिव इट इन द, ठहरे मैं आप दिखाती हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हूँ डर्मिस में, ठीक है। ये देखें, आपको ब्लब महसूस हुआ है, इंजेक्ट हुआ है तो, और इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता आगे आ जाना है। ये देखें, थोड़ा सा ब्लब इनका बना है यहाँ पे, ठीक है, बल्कि ये प्रिक का निशान भी है हल्का सा। और इसी तरह इस सिरिंज का थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है, मुझे स्ट्रेच इसलिए मुझे करना ज़रूरी है कि ताकि पेशेंट को पेन ना हो, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने इनका ये, अब देखें ना यहाँ पे ये प्रिक हुआ है ना, इनका थोड़ा सा हल्का सा माइल्ड सा ब्रूज बन गया। ये दिस इज़ द ओनली थिंग जिसके लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि आपका जो है वो ब्रूज ना बने। लेकिन बहरहाल इस एरिया पे ब्रूज बन सकता है, पेशेंट को हम पहले से बता देते हैं कि ब्रूज कैन हैपन, और वो आपका तकरीबन 2 वीक्स टाइम में ठीक हो जाता है। कोल्ड आइस पैक ज़रूर पेशेंट सून आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट को आइस पैक दें, बिठाएं उसको 15-20 मिनट के लिए, वो आइसिंग करे, उसके बाद नंबिंग पोस्ट पील क्रीम लगाए, और साथ साथ जो है वो अपना क्या कहते हैं सनस्क्रीन, बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनका जैसे इधर का किया है, तो सिमिलरली मैं इनका अंडर आई का यहाँ पे भी कर लूँगी। मैम, ये जो लिफ्टिंग सीरम्स होते हैं, इनको आप नेज़ोलेबियल फोल्ड में एज अ फिलर की तरह भी डाल सकते हैं? कौन से वाले सीरम्स? ये जो लिफ्टिंग सीरम होता है। लिफ्टिंग सीरम मैंने अभी आपके सामने यूज़ किए, मैंने ज़्यादा डर्मा पेन से यूज़ किए हैं, ठीक है। लिफ्टिंग सीरम्स अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी आप हाइलुरोनिक एसिड को इंजेक्ट कर सकते हैं, लिफ्टिंग ये जो LV है उसको कर सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ उसका जो मेरे जहन में बात आती है वो ये कि अगर वो वहाँ पे वो ग्रेन्युलोमा बना ले, या वहाँ पे वो बम्प्स बन जाएं, तो वो बम्प्स जो होते हैं ना वो बड़ा फिर टाइम लेते हैं डिज़ोल्व होने में। तो इस वजह से मैं तो उसको अवॉइड करती हूँ, HA को भी और HV को भी इंजेक्ट करने में मैं अवॉइड करती हूँ। आप अच्छा सा डर्मा पेन के साथ उसको करें तो आपको कोई वो इशू होगा नहीं। चलें, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, इनकी नोज़ अभी रह गई थी, अपर लिप्स रह गए थे, वो हम डर्मा पेन के साथ ही करेंगे।
नोज़ पे भी बहुत हल्के से जाना है। ठीक हो गया। टाइम है हमारे पास। और इसी तरह हमने अगर हेयर पीआरपी करना है तो हम सेम पीआरपी के स्टेप्स होंगे, वो तो हम पार्टिंग करते जाएंगे हेयर्स की। नमिंग के लिए आप वाइब्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ये वाला, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप नर्व ब्लॉक नहीं करना चाहते तो आप ये हेयर स्प्रे यूज़ करें। फ्रॉस्टिंग करता जाता है, साथ साथ आप पार्टिंग करें, उसके ऊपर इसको स्प्रे करें और साथ साथ पीआरपी को इंजेक्ट करते जाएं हेयर के अंदर, तो वो भी आपका हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी हमारा ऑलमोस्ट ये प्रोसीजर कंप्लीट है। आई एम लेफ्ट विद द नोज़ एंड द अपर लिप्स, लेकिन ये कि चूँकि टाइम कम है, ये मैं कैरी कर लूँगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए, ताकि मैं आपको उनके हम मैम हेयर स्प्रे की स्प्रे जरा जूम इन करें, पिक्चर ले। मैम नेम बता सकती हैं उसका? ये है इथाइल क्लोराइड कूलिंग स्प्रे। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आप उसी वक्त इसको स्प्रे करें और साथ साथ आप पीआरपी करते जाएं। अगर पेशेंट की पेन थ्रेशोल्ड फिर भी बहुत लेस है तो आप उसके साथ ये जो, मैं इसके ऊपर से ये हटा देती हूँ, वाइब्रेटर है, आप वाइब्रेटर रख के साथ साथ करते जाएं। अपने साथ एक असिस्टेंट को रख लें, वो वाइब्रेटर को पकड़ लेते हैं, ये वाइब्रेट करता रहता है और आप साथ साथ इंजेक्ट करते जाते हैं। और अगर इन दोनों से भी पेशेंट का पेन मैनेज नहीं हो रहा है, जो कि नॉर्मली ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, दैट इज़ नर्व ब्लॉक। आई आल्सो प्रेफर नर्व ब्लॉक। लेकिन अगर पेशेंट नर्व ब्लॉक नहीं करवा रहा और बियर कर सकता है, देन द बेस्ट थिंग इज़ दिस स्प्रे। ओके, थैंक यू मैम। मैम ये जो आपने कंपनी आज यूज़ की है, तो ये आपका अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी इसके साथ? जी, मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए मुझे, 3-4 इयर्स हो गए मुझे इनके साथ इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। इनके प्रोडक्ट्स को मैं हाइड्रा फेशियल में भी यूज़ कर रही हूँ और इनके प्रोडक्ट्स को पीआरपी में, डर्मापेन मेसोथेरेपी में, इसमें इन बायोजाइम भी है जो कि लाइपोलिटिक है, इसमें इन बायो हेयर भी है और लाइपोइनोस्ट्रॉल भी है, जिसको हम इन बायोजाइम के साथ मिक्स करते हैं फ़ैट डिज़ोल्विंग के लिए। नो डाउट कि फ़ैट डिज़ोल्विंग के अभी जो लेमन बॉटल आया हुआ है उसकी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, मगर रिज़ल्ट्स इनके भी अच्छे हैं। मैम जो अंडर आई पीआरपी है, क्या हम लोग वो डॉक्टर पेन से भी कर सकते हैं अगर सिरिंज यूज़ ना करना चाहें? जी बिल्कुल, डॉक्टर पेन से कर सकते हैं। मैंने मेंशन भी किया था कि अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे या पेशेंट हैं जिनका पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, तो आप बहुत आराम से, बहुत हल्के से ड्रॉप्स डाल के उसको आप डर्मा पेन के साथ भी कर सकते हैं। अंडर आई को भी और अपर लिड को भी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अच्छा मैडम, हम पूरे एक फुल क्वेश्चन। फेस को डर्मा पेन के साथ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई मेंशन डार्क सर्कल्स एंड डर्मा पेन मेसोथेरेपी। हम पूरे फुल फेस को भी डर्मा पेन के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो पीआरपी का अच्छा रिज़ल्ट आता है, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, वो इंजेक्ट करने का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप पहले फेस पे इंजेक्ट कर दें। आप इवन हम इसको मसल्स में, जैसे मैंने कहा प्लेटिस्मल बैंड में हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। लाइंस जितनी हैं आपकी, जिनकी लाइन बनना शुरू हो जाती हैं, आप लाइंस में इंजेक्ट करें, आप नेक लाइंस में इंजेक्ट करें, नेज़ोलेबियल फोल्ड में इंजेक्ट करें। एंड सेम जो भी मेरे पास ये रखा हुआ है, जिसको मैंने कहा था कि ये प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है, इसी को हम बायोफिलर बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए और इंजेक्ट करने के लिए इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट एपिसोड रख लेंगे, या कोई और अगर हैं डॉक्टर जो कर रही हैं, शाइना बहुत अच्छा कर रही है, वो अगर करती हैं तो वो कर लें। इसको ही हम बायोफिलर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी बायोफिलर को हम अंडर आई, चीक्स की एलिवेशन के लिए, नेज़ोलेबियल फोल्ड, एक ओवरऑल फेस की फुलनेस इफ़ेक्ट देता है। वो बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। तो दैट्स व्हाई पीपल यूजुअली प्रेफर पीआरपी एंड बायोफिलर
मैम जो अच्छा मैडम, ये जो पीआरपी है ये तो फेस रिजुविनेशन करेगा ना ओवरऑल, लेकिन जो लिफ्टिंग सीरम आपने अभी जिक्र किया, तो क्या अंडर आई बैग्स जो होते हैं मोस्टली फीमेल कंप्लेन करती है या मेल्स ना ओल्ड एज मिडिल एज में, जी तो जी। उसके लिए हम ये लिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उसमें मेसफिल वगैरह अगर हम इंजेक्ट करें तो क्या ख्याल है आपका? मिसफिल क्या चीज़ है? ये मेसफिल भी हाइलोरॉनिक एसिड है। अच्छा, मैंने भी कहा ना कि मैं हाइलोरॉनिक एसिड को पर्सनली मैं खुद इंजेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इतना थिक होता है कि आप उसको अभी भी मैं जब उसको सिरिंज में ले रही थी तो इट टेक्स टाइम, और दूसरा वो इतना थिक होता है कि वो बम्प्स बना देता है। तो एक दफ़ा मैंने एक पेशेंट का किया था, नॉट फॉर अंडर आई, जस्ट फॉर द चीक्स ओनली, बट वो बम्प्स बन गए थे और वो बड़ा टाइम के साथ डिज़ोल्व हुआ था। तो इसलिए आई डू नॉट प्रेफर टू इंजेक्ट हाइलोरॉनिक एसिड डायरेक्टली। यस, अच्छा मैडम, इसमें जी जी, ये जो आपने जिक्र किया बिल्कुल वो बम्स बनते हैं ना, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, एक नॉन क्रॉस लिंक्ड होते हैं, एक क्रॉस लिंक। तो नॉन क्रॉस लिंक अगर हम इंजेक्ट करें वो सॉल्युबल है, मतलब वो बम्स नहीं बनाते। बहरहाल मेरा क्वेश्चन ये कि जो अंडर आई बैग्स है, जो सीरम आप यूज करते हैं लिफ्टिंग सीरम, तो ये वो बैग्स जो है वो खत्म करेंगे और कितने सेशन हम यूज कर सकते हैं देखिए, एक पेशेंट को जो एविडेंट हुआ है? बैग्स इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। डार्क सर्कल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। बैग्स को देखना पड़ता है कि आप कितने ज़्यादा हैं, कितना सीवियर है। बैग्स के लिए मैंने इस तरह के, चाहे वो रिजूव हो चाहे वो ये फ्यूजन आउट हो, मैंने बैग्स पर कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस नहीं देखी अनटिल अनलेस अगेन आई थिंक इफ़ आई हैव फ्यू यस अगेन, ये स्पॉन्सर तो नहीं कर रहे, लाइक ये है सिमल्डाइट का मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और इसके साथ पहले एक आता था, देखिए मेरे जहन से नाम निकल रहा है उसका, ये जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था लाइक अराउंड 5 years बैक, तो और ये बल्कि मेरे पास बॉक्स ही पड़ा हुआ है, खाली बॉक्स है, एक्सपायर हुआ हुआ है। तो ये जब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था तो मैंने कुछ पेशेंट्स पे फॉर आई बैग्स यूज़ किया था। दो पेशेंट्स को अच्छा रिज़ल्ट आया भी था, ऑल्दो कि उनको मैंने बताया था कि बेस्ट आपके लिए ब्लेफरोप्लास्टी है, ठीक है। उनको रिज़ल्ट आया भी था और सेशंस भी हमने तकरीबन 6 सेशंस किए थे 15-15 दिन के गैप से, और बट स्टिल वही बात हुई कि इतना कोई, मुझे ख़ुद भी, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। पेशेंट भी कुछ दिनों के बाद आई एंड शी सेड कि नहीं, मुझे जो है ये दोबारा से बन रहे हैं, एंड देन शी ऑप्टेड फॉर ब्लेफरोप्लास्टी which I think is the most appropriate. Is the ultimate. Yes, okay, thank you. जो आपने ये जो कंपनी बताई है, इसमें जो मलाजमा के लिए मुझे बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव सीरम है, और सेकेंडली जो आप ये बताएं कि मलाजमा में हम माइक्रो नीडलिंग पे जाएं या मीज़ोथेरेपी ज़्यादा अच्छा है? दोनों करें। अब जैसे आपके पास, अगर हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया था इन बायो वाइट, ठीक है, इन बायो वाइट के इंग्रेडिएंट्स में ट्रांजेमिक एसिड भी है, गैलिक भी है, नियासिनामाइड भी है, तो हम इसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं और हम इसको डर्मापेन मीज़ोथेरेपी के ज़रिए भी दे सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक्स्ट्रा एस्थेटिक एलाइंस वालों का एक्स्ट्रा लाइटनिंग है, उसमें ट्रांजेमिक एसिड है, तो वो आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हो, डर्मापेन के ज़रिए भी दे सकते हो। शुरू में जब इन्होंने हमें बताया था कि नहीं जी आप इंजेक्ट ना करें, आप इसको सिर्फ डर्मा पेन के ज़रिए दें, तो आई यूज़ टू फॉलो द सेम प्रोटोकॉल, बट लेकिन मैंने कुछ पेशेंट्स को दे के देखा एंड आई गॉट द रिजल्ट्स मिलाजमा तो में भी। और साथ मिक्स करें या डायरेक्टली इसको इंजेक्ट कर दें? मिक्स करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर मीज़ोथेरेपी में कर रहे हैं तो ज़ाहिर है मीज़ोथेरेपी में तो आप डायरेक्ट करेंगे, उसको आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हो। पीआरपी के साथ मिक्स करने में ना आपके पास 2 एडवांटेज हो जाते हैं। एक तो ये कि वो आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा ये कि जो एक इरिटेशन वाला फैक्टर है ना वो भी थोड़ा कम हो जाता है। पीआरपी आपको इरिटेट नहीं करता। लेकिन मैम ये जो बॉक्सकार स्कार्स होते हैं उनमें अगर आप पीआरपी उनकी बेस के ऊपर इंजेक्ट करें तो वो अच्छा रिस्पांस देते हैं। पीआरपी तो मैं बॉक्स स्कार्स में करती ही डायरेक्ट इंजेक्ट हूँ, और बल्कि इनफैक्ट अगर स्कार्स हैं तो आई प्रेफर कि यहाँ पे फेस के ऊपर हम थोड़ा, जैसे हम कैन्यूला पास करते हैं, ठीक है, कैन्यूला के ज़रिए हम थोड़ी सी सब्सिजन कर लें पहले, और फिर
समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा डीप स्कार्स हैं तो यही सिरिंज जो कि है जिसमें PRP है, इसी को कैन्यूला के साथ इंजेक्ट करके थोड़ा सा आई गिव अंडर द स्किन विद द कैन्यूला, और जहाँ पे बाकी जो एरियाज़ रह जाते हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है PRP को स्कार्स के ऊपर, बॉक्स स्कार्स हैं या कोई से भी स्कार्स हैं, आप इंजेक्ट करें। स्कार्स के लिए तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट यही है कि डायरेक्ट इंजेक्ट करें, चाहे आप सारा ही PRP डायरेक्ट इंजेक्ट कर दें। ऊपर से अगर आपने स्कार्स के लिए डर्मा पेन को यूज़ करना है तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर दिस बायोरीजन यूज़ कर सकते हैं, और इन्हीं के सिलिकॉन के भी एम्प्यूल्स हैं, वो भी मैं बाज़ दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। सिलिकॉन एंड रिएजन इसके साथ मिक्स करके हम डर्मा पेन मेसोथेरेपी के साथ कर सकते हैं। लेकिन PRP ज़्यादा बेहतर है कि हम PRP से पहले इंजेक्ट कर लें और फिर ऊपर जो है डर्मा पेन के साथ आप बायोरीजन और जो इनका है सिलिकॉन, उसको मिक्स करके आप डर्मा पेन के साथ स्कार्स की ट्रीटमेंट करें। सॉर्ट ऑफ ए PRP कॉकटेल ही बन जाता है। और PRP को कंबाइन करें आप CO2 लेज़र के साथ, इसको कंबाइन करें आप स्कारलेट के साथ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। जितने रिज़ल्ट आपके PRP अलोन के आने हैं ना, उससे बहुत अच्छे ज़्यादा रिज़ल्ट आपको स्कारलेट के साथ आते हैं। आप मिक्स करके करें, कंबाइन करें। मैडम ये जो आप अंडर आई के लिए करती हैं मेसोथेरेपी डॉक्टर पेन के साथ, तो उसकी क्या डेप्थ होनी चाहिए? किस चीज़ की? अंडर आई की डेप्थ। अंडर आई की डेप्थ आपने सिर्फ इंट्राडर्मल रहना है, मतलब ये स्ट्रेट जाना है इंट्राडर्मल, और अगर आप उसके साथ नहीं कर सकती तो 4 mm वाली जो नीडल है, ये वाली डॉक्टर पेन की कितनी होनी चाहिए? वाली। अच्छा, डॉक्टर पेन की वो आपकी 0.25 बिल्कुल लो लेस पे। थैंक यू सो मच जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। बस मैं एक ज़रा थोड़ा सा कहना चाह रही थी, बिकॉज मैं एनाटमिस्ट थी बेसिकली, तो मैं अब एस्थेटिक में आई हूँ। सो वहाँ जैसे हम ये वर्कशॉप्स लेते थे ना, तो वहाँ हमें इसके सर्टिफिकेट्स मिलते थे लेने के भी, और आपको जब देंगी तो आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये वर्कशॉप कराई है। तो इट विल बी लाइक ग्रेट, हमारी CV में एक आ जाएगा। तो ये अगर डॉक्टर सुहेल या जो भी आप कर रहे हैं सब एफर्ट, तो ये एफर्ट ज़रा हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और हमारी हेल्प भी कर देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट जी। ये मैं जो तनवीर साहब है ना, जो ये स्पॉन्सर कर रहे हैं इस एक्टिविटी को, उनका नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। जिन्होंने अटेंड किया हुआ है तो वो अगर डिजिटली बना के अगर उसका सॉफ्ट कॉपी में ही बना के दे दें, आप उसका प्रिंट निकाल लेंगे, ये इजी होगा। क्या ख्याल है तनवीर साहब? उसमें मैडम बहुत शुक्रिया सर सुहेल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बाकी जिनको भी सीरम चाहिए होंगे तो वो ग्रुप्स में मैम से कांटेक्ट कर लें, मैम उनसे नंबर शेयर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जी, मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा, और आपने जब ये वीडियो बनानी है ना, तो ये वीडियो अपलोड कर देंगे हम डैब के YouTube चैनल के ऊपर। तो उसमें वीडियो में आपने एडिट करके आपने कांटेक्ट, आपका जो नंबर है ना, वो आप उस वीडियो में डिस्प्ले कर लीजिएगा पट्टी की सूरत में। ठीक है। जिन लोगों ने ये सेशन मिस भी किया ना, ये 1000 में जाती है इसकी व्यूअरशिप फिर आगे, तो वो उसमें भी देखेंगे, तो कांटेक्ट नंबर आपका वहां पे लिखा होगा, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे जो भी चीज होगी। चलें, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन मैडम करने का। एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन है कि पोस्ट केयर क्या होनी चाहिए आफ्टर मेसोथेरेपी एंड PRP? पोस्ट केयर हम क्या बताएं, एंड फॉर एप्लीकेशन क्या क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, पोस्ट केयर बहुत ज़रूरी है 2 दिन के लिए। मेरी जो एडवाइस होती है पेशेंट को, वो यही होती है कि जो सीरम्स हैं वो यूज़ नहीं करने, पानी से फेस वॉश करें, फ्यूसिडिक एसिड जो है वो यूज़ करें 2 दिन, सुबह और ट्वाइस डेली फ्यूसिडिक एसिड along with sunscreen। हो गया, बंद हो गया, टाइम है। अच्छा ठीक है। आपने पोस्ट केयर में सन प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सनस्क्रीन, फ्यूडिक क्रीम, और जो है मतलब फेस वॉश ना यूज़ करें। चलें।